नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज सीएम शिवराज उज्जैन में किसानों को फसल बीमा राशि की सौगात देने पहुंचे। जानकारी के मुताबिक सीएम ने प्रदेश के 22,91,000 किसानों को 4,688 करोड़ रुपए की राशि का ई स्थानांतरण किया। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के अन्य किसानों से बात भी की। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फसल बीमा राशि का किसानों को ई स्थानांतरण किया। राशि थी 4,688 करोड़, जिसमें किसान थे 22,91,000 किसान, जिनको आज फसल बीमा की राशि दी गई। और जिन पर संकट बड़ा था, लेकिन संकल्प मजबूत था कि चाहे जो परिस्थिति हो जाए, किसान और गरीब की जिंदगी की गाड़ी पटरी से नहीं उतरने देंगे, नहीं उतरने देंगे। बधाई देना चाहता हूं, ये ऐतिहासिक है। 4,600 करोड़ रुपए की राशि आज 22 लाख के आसपास किसानों के खाते में। सिंगल क्लिक का मतलब ये नहीं कि अभी क्लिक किया तो सबके खाते में पहुंचेगी होगी। कुछ जगह तकनीकी और बाकी चीजों के कारण पहुंचने में 2, 4, 5 दिन का समय भी लग जाता है, लेकिन आज उसका प्रारंभ हमने किया है। हरदा में आज खरीफ फसल बीमा 2019 की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई। जिले में कुल 38,803 किसानों के बैंक खातों में 93,59,82,000 की राशि भेजी गई। कृषि मंडी में आयोजित कार्यक्रम में किसानों को फसल बीमा के प्रमाण पत्र भी दिए गए। फसल बीमा की राशि खातों में आने के बाद किसानों ने खुशी का इजहार किया। वहीं खरगोन में आज प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने खरगोन जिले के 1,43,327 किसानों को 118 करोड़ 22 लाख के फसल बीमे के प्रमाण पत्र सौंपे। प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर का कहना था कि भाजपा की शिवराज सिंह सरकार किसान हितैषी सरकार है। फसल बीमा का लाभ दिलाकर संकट के इस दौर में किसानों के साथ सरकार खड़ी है। अन्नदाता मानवता का सबसे बड़ा पोषक और सभ्यता का संवाहक है। इसकी सबसे ज्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। आज का दिन ऐतिहासिक है। 22 लाख किसानों को 4,688 करोड़ रुपया फसल बीमा की राशि उनके खाते में पहुंची है। और ये पावन कार्यक्रम हमारे लोकनायक भाई शिवराज जी चौहान के नेतृत्व में राष्ट्र नायक नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्मदिवस सेवा सप्ताह के तहत किया गया और उसी कार्यक्रम को संपन्न कराने में यहाँ पहुंचे। और कमलनाथ का बीजेपी परिवार, फसल बीमा की प्रीमियम हमने भरी थी, बीजेपी सरकार कर रही है कलाकारी, किसानों को गलत जानकारी दी जा रही है। तो अब आज किसानों को फसल बीमा की राशि दी गई है, लेकिन उस पर भी राजनीति। और अब किसानों का कहना, कांग्रेस का कहना है, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रीमियम की राशि हमने भरी थी, बीजेपी इसमें कलाकारी कर रही है। आपको बता दें, उपचुनाव नजदीक हैं और इससे पहले अब श्रेय लेने की होड़ जाहिर है मचेगी, और यही कुछ हुआ है। आज एक तरफ जब सरकार ने किसानों को फसल बीमा की राशि दी, तो उसके बाद फिर कांग्रेस ने सरकार पर वार किया और कहा प्रीमियम हमने भरा और बीजेपी कलाकारी कर रही है। जी फिर से कलाकारी कर रहे हैं। जो प्रीमियम हमारी सरकार ने दिया था, आज जो उसका पैसा है जो बांट रहे हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है कि अपने मुख्यमंत्री का कद भूल के इस प्रकार के झूठ बोलने लग जाते हैं। वो साथ में ये कहें कि इसका पैसा तो कांग्रेस की सरकार ने दिया था, ये नहीं कहेंगे। अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ। उज्जैन में किसानों को सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन जिले में कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर शासकीय माधवनगर अस्पताल पहुंचे थे, जहां भर्ती मरीजों का उन्होंने हाल जाना और मीडिया से बात करते हुए कहा कि माधवनगर कोविड अस्पताल में अब आम लोगों को ज्यादा सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर शासकीय माधवनगर अस्पताल आज मुख्यमंत्री पहुंचे, जो मरीज भर्ती थे उनका हाल जाना, और साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि माधवनगर कोविड अस्पताल में अब आम लोगों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। 20 आईसीयू बेड विशेषकर अपने कोविड के पेशेंट्स के लिए तैयार हुए हैं। तो इसकी बड़ी आवश्यकता थी और कोविड के इन बिस्तरों के कारण हमारे जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, विशेषकर ऐसे जो
गंभीर है और आईसीयू की जरूरत थी, उनको बड़ी सुविधा मिलेगी। ग्वालियर में बीजेपी के मेगा शो के बाद अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने ग्वालियर चंबल मिशन पर ग्वालियर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट से कमलनाथ का मेगा रोड शो निकला। इस दौरान कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। रोड शो के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ दिखी। करीब 3 घंटे के रोड शो के बाद कमलनाथ लक्ष्मीबाई की समाधि पहुंचे, जहां उन्होंने झांसी की रानी को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद होटल सेंट्रल पार्क में कमलनाथ राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। अपने 2 दिनों के दौरे पर यानी कि दूसरे दिन शनिवार को कमलनाथ ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें उपचुनाव की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। साथ ही कमलनाथ मंडल सेक्टर्स के पार्टी पदाधिकारी के साथ बैठक भी करेंगे। इसके अलावा ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व और डबरा विधानसभा क्षेत्र के पुरानी कार्यकर्ताओं से भी कमलनाथ बातचीत करेंगे। आपको बता दें, ग्वालियर चंबल अंचल में विधानसभा की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस लिहाज से दोनों पार्टियों के लिए यह अहम माना जा रहा है। ग्वालियर में कांग्रेस की शक्ति प्रदर्शन और कमलनाथ के रोड शो के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। पड़ाव चौराहे पर कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, फिर पुलिस आखिर में लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को घेरा और इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तानसेन रोड पर लगे बीजेपी के पोस्टर्स फाड़ दिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जमकर तनातनी हुई। ग्वालियर में कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन, कमलनाथ के रोड शो के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और बीजेपी युवा मोर्चा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। ग्वालियर में पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान, मैंने ग्वालियर की राजनीति में कभी दखल नहीं दिया, आज ग्वालियर विकास में पिछड़ गया, मैंने ग्वालियर पर फोकस किया है। तो आपको बता दें कि 2 दिन के ग्वालियर दौरे पर हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और अब उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ग्वालियर की राजनीति में कभी दखल नहीं दिया, ग्वालियर विकास में पिछड़ गया है, अब मैंने ग्वालियर पर फोकस किया है। की राजनीति में ज़्यादा दखल नहीं दिया। मैं ग्वालियर बहुत दफा आया, मैं 50 साल पहले आया था, अपनी जवानी में आया था, पर मैंने ग्वालियर चंबल की विकास या राजनीति में दखल नहीं दी। ये सिंधिया करते थे, पहले माधोराव सिंधिया और तब उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया। और शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, अब उपचुनाव नजदीक है, 2 दिन के दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अब उन्होंने आज भी वैसे काफ़ी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में काफ़ी बहस तनातनी दिखाई दी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि मैंने इससे पहले कभी ग्वालियर की राजनीति में दखल नहीं दिया और अब ग्वालियर पिछड़ रहा है, इसलिए मेरा फोकस उस पर रहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है और ग्वालियर का इस उपचुनाव में केंद्र बिंदु में रहना भी स्वाभाविक सी बात है, चाहे फिर वो बीजेपी के लिए हो या फिर कांग्रेस के लिए हो, क्योंकि जिन 27 सीटें और अब एक और सीट जुड़ गई है ब्यावरा की, तो फिर 28 सीटें हो गई हैं। इन 28 सीटों में सबसे ज़्यादा किसी इलाके की सीट है तो फिर वो ग्वालियर चंबल संभाग की ही हैं, 16 सीटें। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पर फोकस होना ज़रूरी है और कमलनाथ अगर वहाँ पर जा रहे हैं तो निश्चित ही जो कांग्रेस की रणनीति है उसको धार देने की तैयारी उनकी ओर से है उपचुनाव से पहले, क्योंकि वो समझ रहे हैं इस वक्त में क्योंकि उपचुनाव की लड़ाई में ग्वालियर की अहमियत क्या है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तब तक उनका दबदबा कांग्रेस की ओर से वहाँ पर रहता था। वहाँ के टिकट बांटना, वहाँ के कार्यकर्ताओं से संवाद रखना या किसका राजनीतिक रसूख कैसा रहेगा, ये सब कहीं ना कहीं कांग्रेस में सिंधिया की ओर से तय होता था। लेकिन अब जबकि सिंधिया ही बीजेपी में आ गए हैं तो फिर निश्चित ही कांग्रेस के लिए वहाँ पर अपने आप को दोबारा से खड़ा करने की एक चुनौती बनी हुई है और उस चुनौती को पूरा करने के लिए कमलनाथ वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और उनका ये जो बयान है
वो कहीं ना कहीं इसी जो कमी है या फिर कह सकते हैं राजनीतिक तौर पर मैसेज देने की कोशिश है कि ग्वालियर चंबल को अब वो लीड करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक आरोप ये भी लगता है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो सिर्फ छिंदवाड़ा के बारे में सोचते थे या फिर छिंदवाड़ा की पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन अब राजनीति भी और उपचुनाव भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्वालियर चंबल है। तो वो ये मैसेज भी दे रहे हैं वहाँ जाकर कि इस ग्वालियर चंबल में उन्होंने अपनी दस्तक दे दी है। बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं इसके हिसाब से अब रणनीति बनाना होगा। हालांकि इससे पहले बीजेपी के दिग्गज भी वहां पर कैंप कर चुके हैं और अब कमलनाथ कैंप कर रहे हैं, तो अब जो गेंद है वो जनता के पाले में है और जनता को तय करना है कि आखिरकार वो किसके साथ में उपचुनाव में जाती है। अब दोनों पार्टियों की साख पर बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस का कहा दबदबा था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि उनकी वजह से, और ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी में है, तो अब क्या होगा ये तो खैर वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी देने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। एमपी में पुलिस और अधिकारियों के साथ नेताओं द्वारा बदसलूकी किए जाने का मामला सामने आया है। उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में बीजेपी नेता ने पुलिस अधिकारी के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद पुलिस ने बीजेपी के नेता को पकड़ लिया। दूसरी बात करते हैं छिंदवाड़ा की। छिंदवाड़ा में किसानों के मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता ने एसडीएम के मुंह पर कालिख पोत दी। दरअसल प्रदर्शनकारियों के साथ एसडीएम बातचीत करने मौके पर पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके मुंह पे कालिख पोत दी। घटना के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। तो प्रदर्शन करने का अब नेताओं ने एक अनोखा तरीका अपनाया है कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की, पुलिस के साथ हाथापाई और पुलिस के मुंह पर कालिख पोत दो, और यही जो अधिकारी हैं उनके मुंह पर कालिख पोत दो, माफ कीजिएगा, ये देखने को मिला है। और पुलिस अधिकारी के साथ बदसलूकी की, और जिसके बाद पुलिस ने बीजेपी नेता को पकड़ा। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बीजेपी नेता की धक्का मुक्की भी आपको दिखाएंगे। और दूसरी तस्वीर देखिए छिंदवाड़ा से, जहां एसडीएम के ऊपर स्याही एसडीएम के मुंह पे पोती है कांग्रेस नेता ने। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अभद्रता, गुंडागिर्दी, मुंह काला करने का कृत्य घोर आपत्तिजनक है, घोर निंदनीय है। न केवल ये गैर कानूनी है, बल्कि इस प्रकार का कृत्य राजनीति को भी शर्मिंदा करता है। क्या कमलनाथ जी इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे, कांग्रेस से निष्कासित करेंगे? कानून तो अपना काम करेगा ही। कमलनाथ जी बताएं कि ऐसी प्रकार की गुंडागिर्दी अधिकारियों के खिलाफ सड़कों पर छिंदवाड़ा समेत पूरे प्रदेश में होगी? जवाब तो आपको देना होगा। छिंदवाड़ा में एसडीएम के साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अभद्रता, गुंडागिर्दी, मुंह काला करने का कृत्य घोर आपत्तिजनक है, घोर निंदनीय है। न केवल ये गैर कानूनी है, बल्कि इस प्रकार का कृत्य राजनीति को भी शर्मिंदा करता है। क्या कमलनाथ जी इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेंगे, कांग्रेस से निष्कासित करेंगे? कानून तो अपना काम करेगा ही। कमलनाथ जी बताएं कि ऐसी प्रकार की गुंडागिर्दी अधिकारियों के खिलाफ सड़कों पर छिंदवाड़ा समेत। और उपचुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सागर की सुर्खी की पूर्व विधायक पारुल साहू ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। पीसीसी दफ्तर में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई और अब उपचुनाव में सुर्खी विधानसभा सीट से पारुल साहू कांग्रेस उम्मीदवार हो सकती हैं और यहां उनका मुकाबला प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से हो सकता है। आपको बता दें 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रही पारुल साहू ने तब कांग्रेस के उम्मीदवार रहे गोविंद सिंह राजपूत को हराया था। एक बार फिर दोनों के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है। पारुल साहू कुछ समय में बीजेपी से नाराज, कुछ समय से बीजेपी से नाराज चल रही थी और यही नाराजगी का असर आज देखने को मिला कि वो कांग्रेस में शामिल हो गई। हालांकि उन्होंने कहा कि ये उनकी घर वापसी है और अब देखना होगा कि सुर्खी विधानसभा सीट से क्या पहले की तरह ही होता है कि गोविंद सिंह राजपूत और पारुल साहू के बीच मुकाबला। वो जानते हैं उपचुनाव में क्या हालत होने वाली है, पूरे प्रदेश में कैसा माहौल है। आज का मतदाता बहुत समझदार है, आज का मतदाता चुप है, शांत है, आपसे ज्यादा समझदार है। वह भी मध्य प्रदेश की भविष्य सुरक्षित रखेगा। तो मैं पारुल साहू जी का स्वागत करता हूं वापस कांग्रेस परिवार में। राजनीति में जब कोई नेता बनता है तो वो जनता के दम पे बनता है और सबसे बड़ा निर्णय अगर कोई करता है तो वो केवल जनता करती है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि मैं उनकी आवाज़ बनूं और इस बार जो डर और अहंकार की राजनीति चल रही है
उसको ख़त्म करने के लिए मैं उनकी लड़ाई लड़ूं। इस कारण से मैं अपने घर वापसी कर। और चलिए अब आपको बताते हैं पारुल साहू कौन है। 2013 में बीजेपी से चुनाव लड़ा था। 2013 में कांग्रेस की गोविंद सिंह राजपूत को हराया। पारुल के पिता बंडा से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं। 2018 विधानसभा में बीजेपी ने इनको टिकट नहीं दिया। टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रही थी। बीजेपी के कार्यक्रमों से भी दूरी बनाई हुई थी और अब कांग्रेस में आज वो शामिल हो गई हैं। पारुल साहू के कांग्रेस में शामिल होने पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के पास व्यक्तियों की कमी है और कांग्रेस प्रत्याशियों की तलाश में है। कांग्रेस की जारी हुई सूची में सब आयातित प्रत्याशियों के ही नाम है और जैसे ही कांग्रेस की स्थिति है वैसी ही इन आयातित प्रत्याशियों की स्थिति है। दरअसल में व्यक्तियों का टोटा है। वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस के पास अब कोई बचा नहीं है, इसलिए प्रत्याशी ढूंढ रही है। वो जो पिछली सूची आई है आप उसमें भी देख लो, बिल्कुल यहां से बमौरी से कन्हैया लाल जी से लेके हमारे वहां तक भांडेर और ग्वालियर तक सब आयातित लोग ही हैं। जैसी कांग्रेस की स्थिति है वैसी इन आने वालों की स्थिति है। और वक्त ब्रेक का जल्द हासिल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और कोरोना की बात कर लेते हैं। एमपी में बेकाबू हुआ कोरोना, 1 लाख के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। 24 घंटे में 2550 नए मरीज मिले हैं। 24 मरीजों के 24 घंटे में जान गई है। 24 घंटे में 2554 ऐसे मरीज हैं जो स्वस्थ हुए हैं। अब तक 76,952 मरीज स्वस्थ हुए हैं और आंकड़ा पहुंच चुका है कोरोना का प्रदेश में 1 लाख के पार। आपको बता दें कि 24 ऐसे मरीज हैं जिनकी 24 घंटे में जान गई है और 2552 मरीज नए मिले हैं 24 घंटे के अंदर। 2100, 2200, 2300, 2400 और अब 2552, ये लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में 24 मरीजों की जान गई। 24 घंटे में 2554 मरीज स्वस्थ हुए। 76,952 मरीज अब तक स्वस्थ हुए हैं। 1 लाख के पार पहुंचा है आंकड़ा। और भोपाल जहां नाबालिग बच्चियों से यौन शोषण धोखाधड़ी का मामले में आरोपी प्यारे मियां की पत्नी को अब गिरफ्तार कर लिया है। कोहे फिजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोसाइटी में धोखाधड़ी के मामले में प्यारे मियां की पत्नी को गिरफ्तार किया है। पत्नी भी आरोपी है। अंसल अपार्टमेंट में प्यारे मियां ने फर्जी सोसाइटी बनाकर लगवाया था टावर। प्यारे मियां की पत्नी के खाते में जाता था टावर का पैसा। श्यामला हिल्स थाने में दर्ज है अंसल अपार्टमेंट सोसाइटी में धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है। श्यामला हिल्स थाने की कार्रवाई और अब कोहे फिजा थाने ने पत्नी को भी गिरफ्तार किया। और शराब कारोबारियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की एमपी के शराब ठेकेदारों की याचिका। राज्य सरकार द्वारा जब्त सुरक्षा निधि वापस दिलवाने की ठेकेदारों ने याचिका दायर की थी। सुरक्षा निधि की वापसी के लिए राज्य सरकार को आवेदन दे सकते हैं शराब कारोबारी। जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी इन शराब कारोबारियों ने, लेकिन वहां से भी उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। कोरोना काल में लाइसेंस शर्तों में बदलाव की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी और उसी के बाद हाई कोर्ट से जो जवाब आया था उसी को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी दायर याचिका को खारिज कर दिया। और भोपाल जहां दुर्गा पंडाल बनाने को लेकर निर्देश जारी। राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन। 10 बाय 10 से ज्यादा बड़े पंडाल पर रोक। 6 फीट से ज्यादा प्रतिमा की ऊंचाई पर रोक। मूर्ति विसर्जन में 10 से ज्यादा लोग नहीं शामिल हो सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा विसर्जन स्थल चयन के निर्देश ताकि विसर्जन स्थल पर भीड़ ना हो। झांकियों, पंडालों, गरबा विसर्जन में और कोरोना गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। श्रद्धालुओं को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी। सामाजिक सांस्कृतिक आयोजनों में करना होगा और गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन 100 से कम लोगों के साथ हो सकेगा आयोजन। जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति। दुर्गा पूजा में 8 बजे तक ही खुल सकेंगी सभी दुकानें। दवा, राशन दुकान, रेस्टोरेंट, भोजनालय को मिलेगी छूट। तो अब
नवरात्र में दुर्गा पंडाल लगाया जाता है, धूमधाम से उसको मनाया जाता है नवरात्रि को, लेकिन इस बार कोरोना चल रहा है, इसीलिए अब गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। 6 फीट से ज्यादा की प्रतिमा नहीं होनी चाहिए, 10 बाय 10 का ही पंडाल बनना चाहिए, भीड़ नहीं इकट्ठी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा विसर्जन का स्थान होना चाहिए ताकि भीड़ ना लगे। विसर्जन जब हो तो उस समय सिर्फ 10 लोग ही मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इन तमाम चीजों का पालन करना है। कोरोना काल में अब नवरात्र कैसे मनाए जाएंगे, पंडाल कैसे लगेंगे, इसको लेकर गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। और बड़ी खबर, कांग्रेस को बड़ा झटका मिला है। महेंद्र सिंह बौद्ध ने पद से इस्तीफा दिया। एमपी कांग्रेस के एससी अध्यक्ष ने पद से इस्तीफा दिया। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, ग्वालियर चंबल में एससी का बड़ा चेहरा है महेंद्र सिंह बौद्ध। कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं, भांडेर सीट से जता रहे थे दावेदारी, टिकट नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं महेंद्र सिंह बौद्ध। अपने इस्तीफे में विभाग की जिम्मेदारियां नहीं निभा पाने और विभाग के उत्तरदायित्व के लिए समर्थन नहीं मिल पाने को वजह बताया। फिलहाल कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी ने भांडेर सीट से फूल सिंह बरैया को अपना उम्मीदवार बनाया है। एक और झटका कांग्रेस को, एक तरफ पारुल साहू जो कांग्रेस में आज शामिल हुई हैं, लेकिन उसके बाद अब महेंद्र सिंह बौद्ध जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भांडेर सीट से दावेदारी वो जता रहे थे, पार्टी ने टिकट नहीं दिया जिससे नाराज चल रहे थे। फूल सिंह बरैया को पार्टी ने टिकट दिया है और अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वजह बताई है कि विभाग की जिम्मेदारियां नहीं निभा पाना और विभाग के उत्तरदायित्व के लिए समर्थन नहीं मिल पाने को उन्होंने वजह बताया। तो कांग्रेस को बड़ा झटका उपचुनाव से पहले, और आपको बता दें कि महेंद्र सिंह बौद्ध जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है, हालांकि सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है लेकिन अपने पद से इस्तीफा दिया है, उत्तरदायित्व ना निभा पाना, और साथ ही आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल में एससी का बड़ा चेहरा है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश के एडिटर प्रवीण दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, ग्वालियर चंबल साख की जगह बनी हुई है अभी सभी पार्टियों के लिए, और ग्वालियर चंबल में एससी का बड़ा चेहरा महेंद्र सिंह बौद्ध इस्तीफा दिया पद से। बिल्कुल सही बात है, और उन्होंने अपनी जो चिट्ठी लिखी है, जो उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है, अव्वल तो उन्होंने लिखा कि पहले भी लोकसभा और विधानसभा के दौरान भी जो एससी वर्ग के जो लोग हैं उनसे कोई राय मशवरा नहीं किया जाता था। अभी जो बाई इलेक्शन है उसमें भी उनका ये कहना है कि कोई डिस्कशन नहीं हुआ। शेड्यूल कास्ट के जो ऑफिस बेरर है या जो मेंबर है उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ, और बाहर से आए हुए लोगों को जो बीजेपी या बीएसपी से आए हैं या बहुजन संघर्ष दल के लोग हैं उनसे डिस्कस किया जा रहा है। इसी वजह से वो दुखी हैं और उनको लग रहा है कि ये जो वर्ग है वो कांग्रेस में पूरी तरह से इग्नोर हो रहा है। उनकी जो लाइन है वो लिखी है कि शेड्यूल कास्ट कांग्रेस आर बीन कंप्लीटली इग्नोर्ड, इंग्लिश में लिखा हुआ ये लेटर है, और इसी वजह से मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ, ये उन्होंने अपने लेटर में लिखा है। श्रद्धा, टिकट उनको नहीं मिला और उससे भी उनकी नाराजगी थी। फूल सिंह बरैया को टिकट मिला है। जाहिर सी बात है कि नाराजगी उनकी इसी वजह से थी, लेकिन उन्होंने पूरे उस वर्ग को समाहित कर लिया। और मैं आपको बता दूं कि ग्वालियर चंबल एक ऐसा इलाका है जहां बसपा का और सपा के जनाधार बढ़ने की वजह यही है कि वहां उस वर्ग के लोग, जिस वर्ग का वो प्रश्न उठा रहे हैं, उस वर्ग के लोग वहां ज्यादा रहते हैं। और ऐसे में ये जो उनकी नाराजगी है वो कई हो सकता है कि कांग्रेस को महंगी भी पड़ जाए, क्योंकि वो वर्ग जो है वो जब ये देखता है कि उनका लीडर उपेक्षित हो रहा है या वो कौम उपेक्षित हो रही है तो उसकी नाराजगी भी बढ़ सकती है। तो कांग्रेस को उनकी नाराजगी महंगी भी पड़ सकती है। लेकिन ये बात सही है कि अभी तक उन्होंने जो लिखी है चिट्ठी उसमें सिर्फ अपने पद से इस्तीफे की बात लिखी है, कांग्रेस छोड़ने की बात उन्होंने नहीं लिखी। तो अब जाहिर है कि कांग्रेस को मनाना पड़ेगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल जहां पर अब खुद पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अब मैं फोकस करूंगा, इससे पहले मेरा उस पर फोकस नहीं रहता था, अब मैं फोकस करूंगा, तो जाहिर है कि उनको मनाना अब कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी भी है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और उनका पद भी छोटा मोटा नहीं था कांग्रेस में, वो एससी डिपार्टमेंट के स्टेट प्रेसिडेंट थे, और ऐसे मसले में उनके जो पूरे साथ के लोग हैं
और जो उन्होंने कारण गिनाए हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि भी जो राहुल गांधी जी ने जो मेंशन किया था कि शेड्यूल कास्ट को लेके उनको बहुत महत्वपूर्ण महत्व दिया जाएगा, उनका राहुल गांधी का व्यू भी इसी तरह का है। तो जब वो पार्टी के सुप्रीम अध्यक्ष, जो अभी जो बड़े नेता है राहुल गांधी, अध्यक्ष भले ही नहीं है लेकिन सुप्रीम पोजीशन में है, उनको जब वो कोट कर रहे हैं अपने लेटर में, तो जाहिर सी बात है कि उनकी बात को तवज्जो दी जाएगी, समझेगी कांग्रेस की उनके इस लिखने के मायने क्या है और इस दर्द के मायने क्या है। चलिए अब देखना होगा कि कांग्रेस कितनी जल्दी उनको मना पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जी जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।